नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस प्यारे सी सीरीज में स्वागत है, जिसमें कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। जो साथी ये क्लास आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट और या फिर कोर्स वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की पूरी सीरीज बनाई हुई है, प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी क्लासेस हैं और ये अब 1-2 क्लासेस में आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी कंप्लीट होने वाला है। और आप एक बार ट्रस्ट करके पढ़ाई करिएगा, देखिएगा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का नहीं आएगा। और दूसरी सूचना उन साथियों के लिए है जो कि कह रहे हैं कि आप जो है सर इसका जो है कम पूरा पीडीएफ जो है कंबाइंड पीडीएफ एक हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, मतलब जिसमें कि एक ही पीडीएफ में सारी यूनिट्स कवर हों। तो उस पर काम चल रहा है, थोड़ा सा 2-3-4 दिन का टाइम लगेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए ये वाला 2-3 दिन बाद, तो उसको हम बढ़िया से पूरी पीडीएफ बना के आप लोगों को दे देंगे। बाकी यूनिट वाइज पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। कल की क्लास को हमने यहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे हमने स्मोक के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे जो है चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण के जो बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ करके कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोगों का जिस तरह प्यार और सपोर्ट बन रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस अच्छी लगें तो जो हमारे नए साथी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ आप सभी लोग एक बार जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हों वहाँ पर शेयर कर दीजिए। और यदि क्लासेस नहीं अच्छी लग रही हैं, किसी भी प्रकार के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपना सुझाव क्लास में अवश्य दीजिएगा, जिससे कि हम वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। क्योंकि क्लासेस आप लोगों के लिए हैं, तो यदि कोई सुझाव आप लोग देते हैं तो उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। बाकी हमारी वेबसाइट है यूपी एग्जाम मंत्रा, गूगल पे जाके सर्च करेंगे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उस पर जाएंगे तो आप वहाँ पे जाकर के हमारी वेबसाइट पे फ्री में लेखपाल परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप लोगों से उसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। पूरा वेबसाइट का जो लेखपाल के लिए उसमें जितनी भी इस समय कोर्स है वो हैं टेस्ट सीरीज सारी की सारी आप लोगों के लिए फ्री हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण जो फैलाने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट हैं जो कि हमारी एयर को क्या करते हैं, गंदा करते हैं, यानी कि एयर में हमारी प्रदूषण फैलाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका आता है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे पहला नाम आता है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इसका स्रोत क्या है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कैसे है, एयर में आती कैसे है? तो इसका जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो तो है जीवाश्म ईंधनों का दहन। क्या है? जीवाश्म ईंधनों का दहन। हम इसके ऊपर लिख रहे हैं, ये अपने आप इरेज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें पीपीटी में लिखी हैं। जीवाश्म ईंधनों का दहन सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है। और ये कहाँ से आती है? तो श्वसन क्रिया से। जब हम या पेड़ पौधे कोई भी जब श्वसन लेता है तो वो क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं, पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं उस प्रक्रिया में। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है और इसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये जो एक्सचेंज है, मतलब संतुलन बनता है वातावरण में, जो है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनता है। क्योंकि हम जैसे श्वसन में जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं पौधे खाना बनाने में, ठीक है। इसीलिए जब पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ रहता है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? इनटेक करते हैं और उससे क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपके पेड़ पौधे हैं श्वसन में तो वो भी हमारे जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। और ये इस प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या उसका संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसका संतुलन बनता है। समझे कैसे संतुलन बनता है? संतुलन बनने का तात्पर्य क्या है कि जैसे देखिए, इतनी मात्रा में, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए 10, एक मनुष्य ने जो है क्या की, उसने कार्बन डाइऑक्साइड त्याग किया और उसी प्रकार 10 यूनिट जो है पेड़ पौधों ने त्याग किया। अब उसके बाद और पेड़ पौधे जो मिलके वो 20 यूनिट का यूज कर लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड का खाना बनाने में। तो ये क्या हुआ? बैलेंस हो गया ना। लेकिन ये बैलेंस आइडियल कंडीशन में रहता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं, पेड़ पौधों का भी वनोन्मूलन कर दे रहे हैं, पेड़ पौधों को भी काट दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ये संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ तक की बातें आप लोग समझ गए। अगली बात जो याद करना है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है। क्या है? वातावरण को क्या करती है? प्रदूषित करती है। आपकी एयर को क्या करती है? प्रदूषित करती है। तो प्रदूषित करेगी तो दुष्प्रभाव होगा। जब दुष्प्रभाव होता है, हमें हानि होती है, तभी तो कहते हैं प्रदूषण हो रहा है। तो क्या बेसिकली क्या दुष्प्रभाव होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने चर्चा की थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है, आप लोगों को पता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है मतलब कि तापमान बढ़ता है, हमारे आसपास का तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? मृदा में नमी कम होती है, मृदा में नमी कम होती है, महासागरीय जल में अम्लता में वृद्धि होती है और जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो क्या होते हैं? वो पिघलने लगते हैं। ये पॉइंट भी हमने लास्ट की क्लास में चर्चा किया था
कि लगभग जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें जो है, अगर सबका चर्चा करें कि मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो वैश्विक तापन होता है, उस वैश्विक तापन में 66% का योगदान केवल आपका कार्बन डाइऑक्साइड देती है। इसकी चर्चा हम लास्ट की क्लास में किए थे। ठीक है, बेसिकली ये एक फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है कि वैश्विक तापन में लगभग 66% का योगदान किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण गैस है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है उसका? नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम देखेंगे तो ये पहले तो आप जानिए कि ये एक रंगहीन गैस है। रंगहीन है किंतु बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस है, बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस है। अभी इसके एक बहुत ही बड़े दुष्प्रभाव के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, स्रोत कहाँ है इसका। तो इसके उत्सर्जन के लिए आपको याद करना है कि ये ऑटोमोबाइल जो होते हैं, मोटर कारें होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वहाँ से ही इसका 50% जो उत्सर्जन होता है वो लगभग ऑटोमोबाइल से होता है, मोटर कारों से होता है। जितने भी हम वाहन यूज कर रहे हैं जो कि जीवाश्म ईंधन से चल रहे हैं, हमारे पेट्रोल डीजल से, वहाँ से इसका 50% उत्सर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद जो सिगरेट हम पीते हैं लोग, सिगरेट के धुएं में भी ये पाया जाता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं में भी पाया जाता है। और एक बात याद करना है सिगरेट के बारे में कि सिगरेट के धुएं में एक और पाया जाता है, बेंजीन। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है सिगरेट के बारे में। सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन दो हैं, दोनों पाई जाती हैं। ये पॉइंट्स आप लोग याद करते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, आगे हमें क्या याद रखना है? इसको जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, पता है इसको दम घोटू गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दम घोटू गैस बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपका दम घोट देती है। दम घोटने का क्या मतलब है? देखिए, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि पहले आप जानिए, यहाँ से पहले बैक आइए, पहले ये समझते हैं कि जो मनुष्य होता है, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में क्या होता है? इसका विनिमय होता है, मतलब एक्सचेंज होता है। ब्लड ऐसे होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ऐसे फेफड़ों में, और ये ऑक्सीजन जो है इस हीमोग्लोबिन में जाके चिपकती है और ये ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है? पहुंचाता है। इतना आपको समझना है, इतना सबको पता होगा। ठीक है, ये चीज़ें सबको पता है, यहाँ तक कि बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। अब होता क्या है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके अगल बगल के वातावरण में, तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को भी इसके साथ में इनटेक करेंगे। ठीक है, अंदर आपकी जाएगी। जब आप श्वसन की क्रिया करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाएगी, क्योंकि आपके नाक में कोई फिल्टर तो लगा नहीं है कि हम केवल ऑक्सीजन लेंगे। अगर प्रदूषित आपके इन्वायरमेंट की गैस प्रदूषित है, आपके इन्वायरमेंट का जो वायुमंडल है वो प्रदूषित है, तो आप वो पूरा प्रदूषण जो है अपने नाकों के माध्यम से क्या करेंगे? जब श्वसन की क्रिया करेंगे, इनहेल करेंगे, तो क्या होगा? वो सारी चीज़ें आपके अंदर जाएंगी। तो अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो भी चली जाती है अंदर। और इसकी विशेषता क्या है पता है? अगर ये जो है 200 से 250 गुना ज़्यादा तेज़ी से हीमोग्लोबिन से चमकती है। यानी कि अगर ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन से पहले ये जाके चिपक जाएगी। और इसकी जो चिपकने की विशेषता है वो 200 से 250 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन में जाके चिपकता है, उससे 200 से 250 गुना ज़्यादा तेज़ी से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जाके चिपकती है ऑक्सीजन से। तो अगर आपके इन्वायरमेंट में है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपका ऑक्सीजन आपके जो है ब्लड से फेफड़े में जब जाएगा, आप जो भी गैसेस अंदर जा रही हैं, तो उसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड विद्यमान है तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाएगी। अब आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड दौड़ेगी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड दौड़ेगी तो आपकी बॉडी में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? आपको सांस लेने में कठिनाई होगी और आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इसीलिए, क्योंकि इसीलिए इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इस स्लाइड में इतने ही पॉइंट्स थे और सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी गैस है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। वो क्या होगी? वो है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि आपका SO2। SO2 के बारे में क्या पढ़ना है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस होती है। तीक्ष्ण गंधयुक्त मतलब इसमें गंध होती है। ठीक है, तीक्ष्ण गंधयुक्त ये गैस है। और वायुमंडल में टोटल जितने प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, वायुमंडल में जितने टोटल प्रदूषक हैं, उसमें जो 20% हिस्सा होता है वो किसका होता है? 20% लगभग हिस्सा आपकी SO2 का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, PPT में लिखा है। ठीक है, स्रोत क्या है? मतलब इस हर चीज़ का हमने स्रोत देखा, तो इसका भी स्रोत देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? तो याद रखना है, जो कोयला होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका है स्रोत वो है कोयले के दहन से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि कोयले के दहन से कौन सी प्रमुख गैस निकलती है?
तो वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और पेट्रोलियम का जब निष्कर्षण होता है, पेट्रोलियम का निष्कर्षण होता है तो वहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और कुछ प्रमुख स्रोतों की बात करें तो जो अदर उद्योग हो गए, जैसे कॉपर उद्योग हो गया, जिंक हो गया, शीशा हो गया, निकिल हो गया, इन उद्योगों से जहाँ पे इनके उद्योग स्थापित हैं वहाँ से भी आपकी इसका सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा है इसके बारे में पीपीटी में कि यह तीक्ष्ण गंधयुक्त तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक वायु प्रदूषक है। प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। अब आप प्रमुख द्वितीयक वायु प्रदूषकों का नाम कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम प्रमुख जो है जो द्वितीयक वायु प्रदूषक है वो कौन कौन है। इस पॉइंट की भी चर्चा की कि 20% इसका हिस्सा है आपके वायुमंडल में, 20% जितने भी टोटल पोल्यूटेंट हैं उसमें 20% भाग किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड का है। स्रोत क्या है हमने सारे देख लिया, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अब जो यहाँ पे आपको समझनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो समझनी है जो है ताजमहल के बारे में। ताजमहल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो उसके बारे में समझने से पहले एक देखिए, अम्ल वर्षा के बारे में हम चर्चा फिर से एक क्लास में मतलब आगे करेंगे बेहतरीन तरीके से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं अम्ल वर्षा के बारे में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है जो SO2 है, इसका अम्ल वर्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी SO2 का। एकदम एक लाइन में समझिए कि SO2 का जो है अम्ल वर्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब समझिए कि आपकी जो मथुरा है ना वहाँ पे क्या है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं। और उन ऑयल रिफाइनरीज से आपका SO2 का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, SO2 का। इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, वहाँ के मथुरा के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ इन्वायरमेंट में SO2 हो जाती थी। अब क्या हुआ, ये SO2 जो है आपका जा करके क्या कराती थी, अम्ल वर्षा। ये क्या कराती थी, अम्ल वर्षा। इस अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, जो आपका ताजमहल था जो उस पर सफ़ेद कलर का संगमरमर लगा था उसका क्षय होने लगा, उसका क्षय होने लगा। और उसका रंग जो है पीला पड़ने लगा, उसका रंग क्या होने लगा, पीला पड़ने लगा। तो अब हमारी इतनी विश्व प्रसिद्ध धरोहर उसका क्या होने लगा, उसका नुकसान होने लगा, उसकी क्षति होने लगी, उसकी सौंदर्यता जो है वो क्या होने लगी, वो खराब होने लगी। तो इसके अब इसका समाधान भी जरूरी था ना कि इसका समाधान कैसे किया जाए। तो इसके समाधान के लिए जो है भारत सरकार द्वारा ताज ट्रेपेजियम जोन विकसित किया गया। अब आप कहेंगे ये क्या है, ताज ट्रेपेजियम जोन क्या है। तो ताज ट्रेपेजियम जोन का मतलब है कि इस जो है ताजमहल के चारों तरफ का एक बड़ा सा एरिया, उस एरिया में डिसाइड किया गया कि इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर हम जो उत्सर्जन के मानक हैं, यानी कि हम कितनी मात्रा में कौन सी गैस का उत्सर्जन कर सकते हैं, उन मानकों का इसके चारों ओर के एक बड़े से क्षेत्र में कड़ाई से पालन किया जाएगा, जिससे कि SO2 जैसी विषैली गैसों का उत्सर्जन वहाँ के इन्वायरमेंट में कम हो। जब कम होगा तो अम्ल वर्षा नहीं होगी, अम्ल वर्षा नहीं होगी तो हमारा जो ताजमहल है उसकी सौंदर्यता को हम बना के रखेंगे, नहीं तो एक दिन उसकी सौंदर्यता नष्ट हो जाएगी, पूरा ताजमहल पीला हो जाएगा और जो संगमरमर है उसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी आप लोग समझ गए, पूरी केस हिस्ट्री ताजमहल के बारे में, ठीक है। क्या था कि मथुरा के अगल बगल बहुत सारी तेल शोधनशालाएं थी, वहां से उत्सर्ज होने वाली SO2 जो थी उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही थी। तो भारत सरकार, अगर आपसे ये पूछा जाता है, समझाने का उद्देश्य ये था कि ताज ट्रेपेजियम जोन क्या है, तो ये आप समझ जाएंगे कि उसके चारों ओर, स्मारक के चारों तरफ उत्सर्जन मानकों का कड़ाई से पालन करने वाला एक बड़ा सा जोन है, एक बड़ा सा क्षेत्र है। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ताज ट्रेपेजियम जोन, ठीक है। अम्ल वर्षा के बारे में छोटी सी लाइन लिखिए कि जब जल में विभिन्न अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है, सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा के बारे में बेहतरीन हम आगे देखेंगे, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते चलें, ठीक है। अब देखिए आगे जो है लिखा नहीं है, लेकिन हम कुछ और प्रदूषकों को समझ लेते हैं। एक पेज ऐड ऑन करते हैं, पीछे वाला जो हमारा पेज था वहीं पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, देखिए प्रमुख वायु प्रदूषक हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रमुख। अब प्रमुख वायु प्रदूषकों में जो है पहले एक है आपका जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जैसे आपका NO हो गया, NO2 हो गया, ये सब क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। इनका भी उत्सर्जन अगर पूछे कि इनका स्रोत कहाँ से ये उत्सर्जित होते हैं, तो जो आपका खनिज तेल हो गया या फिर आपका कोयला हो गया, इनकी जब इनको जलाया जाता है यानी कि इनका दहन होता है तो वहाँ पे आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का भी उत्सर्जन होता है। और इनकी भी ये क्वालिटी होती है कि ये भी जो है अम्ल वर्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अम्ल वर्षा का ये भी क्या बनते हैं,
कारण बनते हैं। इसके बारे में ये पॉइंट याद रखना है। जब अम्ल वर्षा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बता देंगे। देखिए अभी हम आपको ना इन्वायरमेंट ये चैप्टर यूनिट खत्म हो जाए तो कुछ कंफ्यूजन का पॉइंट होता है जहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछेगा कौन सी गैसें अम्ल वर्षा करवाती हैं, कौन सी गैसें जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल है, और कौन सी गैसें प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। तो इनकी हम एक अलग से सूची, कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट गैसें हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग वाली हैं, ठीक है। कुछ सिमिलर है लेकिन कुछ अलग अलग भी होती हैं, जो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें AQI वाला जब हम देखेंगे तो ऐसी कुछ गैसें हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल हैं, कुछ नहीं है। तो सबका हम आपको एक चार्ट एक साथ बना के दे देंगे, तो वहाँ से ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ से आता है और आप सब गलत करते हैं। तो प्रमुख वायु प्रदूषक में और हम क्या देखते हैं, और CFC है आपकी, CFC के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब हम पढ़ रहे थे ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली क्लास को, वहाँ पे हमने चर्चा कर ली थी। और एक प्रमुख है जिसका नाम है लेड। लेड, ठीक है, लेड यानी कि मतलब शीशा। शीशा कहाँ से, ये भी एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो ये कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है आपकी जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं। क्या हैं, आपकी जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, ठीक है। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो विभिन्न प्रकार के उद्योग इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ से क्या होता है, लेड का उत्सर्जन होता है बहुत सारे उद्योगों से। और ये जो लेड होता है ना आपका, ये जो लेड है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके बनाता है लेड ऑक्साइड। क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है। और ये लेड ऑक्साइड जो है क्या करता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि नर्वस सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, लेड ऑक्साइड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है मनुष्यों के लिए, क्योंकि हमारे तंत्रिका तंत्र पर बहुत दुष्प्रभाव डालता है। और लेड ऑक्साइड औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से इसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब जितनी चीज़ें बता रहे हैं केवल आप उतनी चीज़ें माइंड में रखते चलिए और बढ़िया से पढ़ाई करते चलिए, ठीक है। तो ये हो गई कुछ प्रमुख जो है गैसें हो गई, जो कि वायु प्रदूषण में जिनका प्रमुख योगदान है, हमने इस पर चर्चा कर ली। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक पॉइंट अभी बच गया है, एक और है, उसके बारे में बढ़ा देते हैं। एक होता है हमारा पारा। क्या होता है, पारा। पारा होता है, पारे के बारे में आपको याद रखना है, इसका उत्सर्जन कहाँ होता है, तो जो स्वर्ण खनन की मतलब जो प्रमुख उत्सर्जन का जो स्रोत है वो है स्वर्ण खनन की गतिविधियां, जहाँ से सोने का खनन होता है। कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र, जो कोयला से आधारित होते हैं, ठीक है, कोयला ऊष्मीय आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र, यहाँ से इनका उत्सर्जन होता है। और इसकी भी वही विशेषता है कि ये भी जो है मानव की तंत्रिका तंत्र पर क्या बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव यानी कि नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके बारे में भी ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, कल हमने एक आपको पढ़ाया था ये जो पेन, ठीक है, पेन का बताइए, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। पेन कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, मतलब कैसे बनता है, क्योंकि यह एक द्वितीयक प्रदूषक है, तो कैसे बनता है हमने कल पूरा समझाया था। इसके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये आंखों में जलन और उत्तेजना पैदा करता है। आंखों में जलन पैदा करता है, ठीक है, आंखों में जलन पैदा करता है, ये आपको याद रखना है। मतलब कि ये आंखों में क्या करता है, जलन, आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। आंखों में क्या पैदा करता है, जलन पैदा करता है, ठीक है। अब हमारे बेसिकली सारे हो गए जितना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं आगे की क्लास में। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से संभावना है कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया ही है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तभी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे, मतलब इसमें हम ये देखने वाले हैं कि वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यानी कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, उनमें से कुछ प्रयासों की हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको याद रखना है कि ये इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई अगर आपसे पूछा जाए, तो इसकी शुरुआत याद रखना है अक्टूबर 2014 से, अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8, याद रखना है, ये 8 का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वायु प्रदूषक तो बहुत सारी गैसों से होता है, ठीक है, बहुत सारी गैसें हैं जो कि वायु में प्रदूषण फैलाती हैं, लेकिन जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके अंदर मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों को क्या है, शामिल किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब वो 8 प्रदूषक कौन है, यहाँ पे नाम लिखा है PM10, ठीक है, PM2.5, कल हमने कणिकाओं के बारे में बताया था ना, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं ना, 10 माइक्रोन से कम, 2.5 माइक्रोन से कम, इसके बारे में चर्चा की थी ना। तो ये वही है PM10, मतलब
थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। PM10 और PM2.5 को PM10 और PM2.5 ये हैं क्या, एकदम सिंपल से बताएं क्या है। तो देखिए हवा में जो है गैसेस के साथ हमने बताया था कि बहुत छोटे 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 कण मौजूद होते हैं, धूल के कण, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पार्टिकुलेट मैटर। क्या होते हैं ये जो बहुत छोटे छोटे धूल कण हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। अब क्या होता है, अब इन धूल कणों के आकार के ऊपर इनको हम दो भागों में बांटते हैं, ऐसा समझिए। इन धूल कणों को, जो छोटे 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 धूल के कण है ना, इनको दो भागों में बांटा जाता है। किस आधार पे, तो ऐसे जो है कण जिनका आकार जो है 10 माइक्रोमीटर से छोटा है या लगभग इसके बराबर है, यानी कि 10 माइक्रोमीटर से छोटा जिन कणों का आकार है या उसके बराबर है, यानी कि 10 माइक्रोमीटर के बराबर है, वो क्या कहाँ आते हैं, वो PM10 की कैटेगरी में आते हैं। उन कणों को PM10 की कैटेगरी में रखा जाता है। PM2.5 में कौन आते हैं, तो PM पार्टिकुलेट। देखिए P का मतलब पार्टिकुलेट, M का मतलब मैटर, 2.5 का मतलब कि जिसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है या लगभग इसके बराबर है। तो यानी कि 10 या 10 से छोटे जो कण हैं उनको PM10 बोला जाता है, और जिन कणों का आकार जो है 2.5 या उससे कम है उन्हें PM2.5 क्या हो बोला जाता है, ठीक है। ये कण आते कहाँ हैं, तो जैसे आपकी सड़क पे धूल हो गई, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो वहाँ छोटे छोटे कण हवा में उड़ गए, ठीक है। फैक्ट्रियों में जो धुआं है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, वहाँ से निकलने वाले जो धुआं होता है गाड़ी से, उसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, वो जो हवा में गैस के अलावा जो छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं उनके आकार के आधार पे उनको PM10 और PM2.5 में बांटा जाता है। PM10 क्या हो गया आपका, जिनका आकार 10 या उससे छोटा है, और 2.5 जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है। समझ गए आप लोग यहाँ तक, चलिए। तो आपकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है याद रखना है, उसमें 8 मुख्य प्रदूषक होते हैं, PM10, PM2.5, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ये 8 मुख्य प्रदूषक हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल होते हैं। आठों का नाम आप लोग रट लीजिएगा। इसके बाद हम एक शॉर्ट क्लास बना के दे देंगे कि कौन एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल है, ठीक है, और कौन मुख्य वायु प्रदूषक हैं, किन से जो है होती है आपकी अम्ल वर्षा, किन से जो है आपका होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, सबका हम दे देंगे, ठीक है। कुछ आपको उसमें सिमिलर में देखने को मिलेंगे, कुछ पृथक देखने को मिलेंगे, तो उसको आपको फोकस करना है। नहीं तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे ऐसे ही पूछ लेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सी गैसें शामिल है, और उसमें आपको ऑप्शन दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कहेंगे अरे यार ये तो बहुत ही मुख्य वायु प्रदूषक थी, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक तुलनात्मक रूप में क्लास बनाएंगे आप लोगों के लिए, हमें पता है यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप सब कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था हमारा, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, अक्टूबर 2015 में आया, और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 मुख्य प्रदूषकों को शामिल किया गया है, जिसमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड हैं, ठीक है। इसके बारे में एक अगर और थोड़ा सा आप पढ़ना चाहें तो एक बात ये याद रखिएगा कि इसमें जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन है, इसको जो है 8 घंटे के अंतराल पे इसका जो है देखा जाता है इंडेक्स, और जो अन्य गैसें हैं, इसके दो अलावा जो अन्य गैसें हैं उनका 24 घंटे के अंतराल पे उनका एवरेज देखा जाता है, ठीक है। तो बाकी सबका 24 घंटे, और कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का 8 घंटे के आधार पर इनका औसत देखा जाता है कि कितनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद बताइए कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे बेहतर है कि आप लोग वृक्षारोपण करें, हम आप सब लोग मिलकर क्या करें, वृक्षारोपण करें। जो भी औद्योगिक क्षेत्र है या फिर जो सार्वजनिक क्षेत्र है जहाँ पे भी संभव हो अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं। वृक्ष तो इन्वायरमेंट का एकदम समझिए फ्रेंड होते हैं, अगर आप वृक्ष लगा रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट की हर प्रॉब्लम का क्या है, सोल्यूशन है। एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो आपके वाहन होते हैं ना, इसमें एक कन्वर्टर का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर इसका यूज क्यों किया जाता है, इतना याद रखना है कि इसका यूज जो है इसलिए किया जाता है ताकि इनके वाहनों के माध्यम से जो होने वाला वायु प्रदूषण है वो कम हो। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर का यूज किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखनी है, आपसे पूछेगा कि वायु प्रणाली का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, तो याद रखना है कि वायु प्रणाली, पहले समझिए वायु प्रणाली क्या है। तो वायु प्रणाली के बारे में एकदम छोटी सी चीज़ याद रखिए कि ये क्या है, वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए। वायु लिखा है मतलब वायु प्रदूषण का रोकथाम। अब वायु प्रदूषण को बढ़ाने के लिए तो कोई सिस्टम लाया नहीं जाएगा, कोई प्रणाली। तो वायु प्रणाली क्यों लाई गई, वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए। कहाँ पे लाई गई, तो इसका प्रयोग हुआ दिल्ली में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि वायु प्रणाली को वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली में इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया, दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। इसके बाद के जो 2 पॉइंट है वो आपको ध्यान नहीं रखना है।
ये हमने पीपीटी में शामिल कर लिया, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हमारी एक स्लाइड और बची है आपकी इसकी वायु प्रदूषण की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अब हम कुछ जो है राष्ट्रीय कार्यक्रमों और पहलों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में कुछ चीज़ें, एक दो पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले क्या है हमारा सबसे पहला है वो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, NAMP, मतलब नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम मतलब कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। इसके बारे में कुछ नहीं याद रखना है, बस एक बात याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि वो यहाँ पे लिखी नहीं है कि इसकी शुरुआत होती है 1984 में। कब ये कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया 1984 में। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। तो आपको NAMP के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसकी शुरुआत 1984 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की, बस। ठीक है, यहां तक कोई बात? आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है स्मोक टावर। तो स्मोक टावर कुछ नहीं है, ऐसे समझिए कि ये बहुत बड़े जो है एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम है। क्या है? बहुत बड़े एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम है, मतलब हवा को जो है शुद्ध करने का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम है। जो क्या करते हैं, हवा से जो है जो प्रदूषण जो फैलाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, जो PM2.5 है, PM10 है, इनको सोख करके क्या करते हैं, वायुमंडल में जो है ताज़ी हवा जारी करते हैं। यानी कि समझिए कि बहुत बड़ा जो है फिल्टर है, एयर फिल्टर है बहुत बड़ा स्मोक टावर। बस इतना याद करना है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो आप लोग के दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि स्मोक टावर क्या है, बस इतना ही जानना है। दूसरी चीज़ ये जाननी है कि भारत का पहला स्मोक टावर जो है कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आनंद विहार दिल्ली में, सितंबर 2021 में। ये नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि आनंद विहार दिल्ली में। अब जब हमने आनंद विहार दिल्ली का भी पढ़ लिया, तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश का जो है, जो दिल्ली से छुटा हुआ हमारा क्या है, नोएडा। ठीक है, तो नोएडा में जो है उत्तर प्रदेश का अगर पहला आपसे पूछा जाए तो नोएडा में स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश का पहला स्मोक टावर। और भारत का पहला स्मोक टावर आपके आनंद विहार दिल्ली में। और स्मोक टावर क्या है? तो बेसिकली समझिए बहुत बड़ा संयंत्र है, बहुत बड़ा सिस्टम है, जो कि क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है। ठीक है, बस इतनी छोटी सी चीज़ आपको याद करनी है। अब हम चर्चा करेंगे प्राण पोर्टल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्राण पोर्टल के बारे में। प्राण पोर्टल क्या है? तो प्राण पोर्टल के बारे में आपको बहुत ही 2-3 पॉइंट, बहुत ही कम पॉइंट, मतलब कि 2-3 पॉइंट याद करने हैं। पहला कि प्राण पोर्टल शुरू किसने किया? तो याद रखना है कि NCAP के द्वारा प्राण पोर्टल को शुरू किया गया। NCAP क्या है? NCAP है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। एनसीएपी क्या है आपका? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ने इसकी शुरुआत कब हुई एनसीएपी की? तो एनसीएपी की शुरुआत होती है 2019 में। 2019 में होती है। शुरुआत कौन करता है? तो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। सारी चीज़ें आपकी इस पीपीटी में लिखी हैं। ठीक है, क्या याद रखना है प्राण पोर्टल के बारे में? कि प्राण पोर्टल की शुरुआत एनसीएपी के द्वारा। एनसीएपी का क्या मतलब है? एनसीएपी का मतलब है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी के द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं एनसीएपी के बारे में। एनसीएपी क्या है? तो एनसीएपी जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की शुरुआत 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा की जाती है। इन दोनों चीज़ों के बारे में यही इतने पॉइंट याद रखने हैं। प्राण पोर्टल एनसीएपी के द्वारा, और एनसीएपी के बारे में 2 पॉइंट। कौन से? 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है। आज की चर्चा का जो हमारा अंतिम बिंदु बचा है वो है CCAC। CCAC क्या है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन क्या है? तो ये एक प्रकार का गठबंधन है। ये गठबंधन है और इस गठबंधन में भारत भी शामिल है। आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि CCAC में भारत भी क्या है? शामिल है। CCA में भारत भी शामिल है। CCAP फोकस किस पे है? CCAC का फोकस किस पे है? तो CCAC का जो फोकस है वो मीथेन, ब्लैक मीथेन, काले कार्बन यानी कि काला कार्बन, और HCFCs पर फोकस है। कौन फोकस है? तो आपका CCAC। CCAC क्या है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन, और इसका सदस्य कौन है? भारत है। बस यही इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नीचे सारी चीज़ें लिखी हैं पीपीटी में। ठीक है, अब हाँ, एक पॉइंट आपका और बचा है, एक चीज़ और बची है, वो है औद्योगिक सेक्टरों का वर्गीकरण। मतलब देखिए, जो उद्योग होते हैं ना, उनको विभिन्न कैटेगरीज में वर्गीकृत किया जाता है कि वो पर्यावरण में विभिन्न गैसों का उत्सर्जन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के आधार पर उनको जो है विभिन्न कैटेगरीज में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको उन कैटेगरीज के बारे में याद करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाल श्रेणी में वर्गीकृत उद्योगों से आप क्या समझते हैं, औद्योगिक सेक्टरों से आप क्या समझते हैं, या नारंगी श्रेणी से पूछ लेगा हरित। तो ये जो है इनको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इन चारों का नाम आपको याद रखना है बेसिकली कि
प्रदूषण सूचकांक में किसको किस कहाँ पे रखा जाता है। तो लाल श्रेणी वाले जो हैं, जिनका प्रदूषण सूचकांक 60 या इससे ऊपर होगा, उनको लाल सूची में रखा जाता है, यानी कि लाल श्रेणी में रखा जाता है। नारंगी श्रेणी में उनको रखा जाता है जिनका प्रदूषण सूचकांक 41 से 59 है। हरित श्रेणी में उनको रखा जाता है जिनका प्रदूषण सूचकांक 21 से 40 है। और श्वेत कैटेगरी में उनको रखा जाता है जिनका 20 या 20 से कम है। तो श्वेत कैटेगरी में कौन रखे जाते हैं, जिनका 20 से या 20 से कम है। 20 या 20 से कम होने का मतलब कि ये जो है, जो इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा स्वच्छ और न्यूनतम प्रदूषण करने वाले आपके ये उद्योग होते हैं। याद रखना है कि हरित से भी ज़्यादा अच्छे कौन होते हैं, श्वेत होते हैं। तो ये 4 कैटेगरी याद रखनी है। 60 से ऊपर जिनका प्रदूषण सूचकांक है उनको रेड कैटेगरी में, 41 से 59 के बीच जिसका है ऑरेंज कैटेगरी में, हरित कैटेगरी में कौन है 21 से 40, श्वेत कैटेगरी में है 20 या उससे कम। यानी कि आप अगर 1 से 20 तक हैं तो आप श्वेत कैटेगरी के उद्योग हैं। 20 से आप जो है 40 के बीच हैं तो आप हरित कैटेगरी के उद्योग हैं। उसके बाद जो है 41 से 59 तक हैं तो आप नारंगी ऑरेंज जोन में हैं। 59 प्लस यानी कि 60 के ऊपर है, 60 या 60 के ऊपर है तो लाल कैटेगरी में है। कैटेगरीज को याद रखना है कि कौन सी कलर की कैटेगरी में कौन है, ठीक है। अब आज क्लास में बस हमारे इतने ही पॉइंट थे जिसको कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका जो है वायु प्रदूषण यहाँ से समाप्त होता है, और जो प्रदूषण के जितने भी टाइप हैं, जिसमें जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, इन सब की क्लासेस और भी छोटी छोटी होंगी। बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा वीडियो को तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा सभी क्लासेस का पीडीएफ उस पर दे दिया जाता है यूनिट वाइज। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपको क्लास नहीं अच्छी लगी, कहीं किसी प्रकार की त्रुटि महसूस होती है, देखिए क्योंकि हम भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है, हर एक टीचर जो है ह्यूमन है, और सबसे त्रुटियां होती है, सबसे गलतियां संभावित हो सकती हैं। क्योंकि जैसे क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है कि बोलने में हम कुछ गलती कर दिए, लिखने में कुछ गलती कर दी हो, ठीक है। वैसे तो कोशिश की जाती है कि कोई सी भी प्रकार की गलती हो ना, ठीक है। 99% नहीं होती है, 1% कहीं से लगती है आपको, तो आप बिल्कुल उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके हमारी त्रुटियों को। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है हम इसको बहुत पॉजिटिव लेंगे और उस पर काम करेंगे। आपके सुझाव जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आपका एनवायरनमेंट आज या कल में कंप्लीट कर दें। कुछ बचा नहीं है, अब ये प्रदूषण ही बचा है। उसके लिए लास्ट में जब पूरा एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा तो हम एक क्लास और लाएंगे। उस क्लास में क्या होगा पता है, कि हमने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, हो सकता है हर यूनिट में कोई पॉइंट छूट गया हो जो कि प्रीवियस ईयर में आया हो, तो हम एक बार प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं, ऐसा कोई पॉइंट हमें मिल रहा है तो उसकी हम अलग क्लास बनाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्लास और ला देंगे जिसमें हम छूटे उठे इधर उधर के तितर बितर जो इधर उधर छोटे पॉइंट हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको करेंगे लास्ट क्लास में, और वो क्लास ऑब्जेक्टिव होगी क्योंकि उसमें हम बेसिकली प्रीवियस ईयर को रख करके चीज़ों को समझा देंगे, ठीक है। आप सोचिए कि मेहनत कितनी की जा रही है आप लोगों के लिए कि कुछ आपका छूटे ना इन्वायरमेंट में, ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस से कंप्लीट कर लीजिए आप लोग इन्वायरमेंट, और भरोसा रखिएगा, ट्रस्ट करिएगा कि इससे बाहर इन्वायरमेंट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। करंट को छोड़ के, करंट में एक दो क्वेश्चन आने होंगे तो वो करंट से आएंगे। बेसिकली करंट का भी जो आ सकता है हम उसको उसके साथ में अपडेट करके करवा दे रहे हैं।